तो कल जो क्लास हुई थी उसमें हमने बजट पे चर्चा की थी। अब जिनसे वो मिस हो गई थी क्लास, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ शॉर्ट में कि उसमें क्या चीज़ें बताई गई थी। उसमें केवल आधारभूत बजट के कॉन्सेप्ट पे हमने बात की थी कि बजट क्या होता है, क्यों बनता है। अगर आप लोगों ने घर जाके पढ़ा होगा, रिवाइज भी किया होगा अपने हॉस्टल्स पे जा करके थोड़ा सा, तो क्यों बनता है बजट, क्या होता है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं अच्छे बजट के, जो एक बजट बनाते समय जो आर्थिक कार्य विभाग है या वित्त मंत्रालय है या वित्त विभाग है उसको ध्यान रखने चाहिए, या किसी भी संस्थान का बजट बनाते समय प्राक्कलन अधिकारियों को ध्यान रखने चाहिए। वो सारे सिद्धांत उसमें होते हैं। शॉर्ट में मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि बजट एक शब्द जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है, बोजेट शब्द से, वहाँ से इंस्पायर हुआ था। और भारतीय संविधान में इसके लिए एक वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द मौजूद है। ये पिछली क्लास को समराइज कर रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको नोट करने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है, जिसमें हमारे आने वाले वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है, उसमें प्राप्त होने वाली अनुमानित प्राप्तियों और भुगतानों का विवरण दर्ज होता है। वो अनुमानित होती है, एग्जैक्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि आने वाले वर्ष की होती है, ठीक है। और इस बजट के आधार पर ही हमारा पूरा लोक प्रशासन, हमारे विधायिका के लक्ष्यों, प्राथमिकताओं, योजनाओं, कार्यों जो भी उन्होंने डिसाइड किया उसको अमली जामा पहनाता है। हमारी चीज़ें मूर्त रूप लेती हैं, हमारे सामने प्रकट होती हैं। जैसे किसी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है या कोई सर्विसेज होती हैं या महिलाओं के कल्याण या बाल कल्याण से जुड़ी योजनाएं होती हैं, सारी चीज़ें अमली जामा पहनती हैं। कैसे? जब ये बजट आता है, बजट के माध्यम से हमें धनराशियां अलॉट होती हैं आहरण वितरणाधिकारी को, और वो उन वर्क्स को एक्सिक्यूट कराते हैं। प्रैक्टिकली आपने यही देखा है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली इस पे हम देखें कि कुछ विशेषताएं जो कल मैंने बताई थी उसको मैं समराइज कर देता हूँ शॉर्ट्स में, कि बजट नियमित होना चाहिए, एक रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, जैसा कि होता है। जब मैं कोई क्वालिटी बताऊं इसकी, तो आप सोचिए क्या ये हमारे बजट में होता है कि नहीं होता है। तो नियमितता, जैसे कि एक रेगुलर इंटरवल में होना चाहिए, तो हमारा बजट भी रेगुलर इंटरवल पे है, हर वर्ष प्रस्तुत किया जाता है और एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है, जो होता है एक वित्तीय वर्ष, ठीक है। दूसरा, स्पष्टता, क्लियर होना चाहिए। मतलब बजट में जितनी भी राशियां प्राप्ति पक्ष की हो या भुगतान पक्ष की हो, जो भी मदें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, उसे पढ़ के किसी प्रकार के भ्रम नहीं होने चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। बैठ जाइए सर। संतुलन, बजट में संतुलन होना चाहिए। मतलब कोशिश की जाती है, ये बात कल मैंने बताई थी, पुनः एलोबरेट करता हूं। बजट में संतुलन का मतलब होता है कि आय पक्ष और व्यय पक्ष दोनों बराबर होने चाहिए। ये एक एकेडमिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में बहुत लंबे समय से बजट हमेशा घाटे की वित्त व्यवस्था के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब हीनार्थ प्रबंधन उसके लिए है, या इंग्लिश में वर्ड है डेफिनेट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमारा व्यय पक्ष हमेशा आय पक्ष से ज्यादा रहता है, हमारा खर्चा हमेशा हमारी प्राप्तियों से ज्यादा रहता है, और ऐसा विकासशील देश की अर्थव्यवस्थाओं में पाया भी जाता है। भारत भी एक विकासशील देश है, यहाँ पे भी बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत से विकास कार्य अभी बाकी हैं। तो उसी के मुताबिक हमारा ये डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाती है, हीनार्थ प्रबंधन किया जाता है, या सरल शब्दों में घाटे की वित्त व्यवस्था को अपना के घाटे का बजट बनाया जाता है, ठीक है। इसके पीछे उद्देश्य नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक उद्देश्य है कि हमारा खर्चा ज्यादा है, यानी हमारे पास डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स ज्यादा हैं, हमारे पास विकास की संभावनाएं भी ज्यादा हैं। ऐसा करने से ये किया जाता है जी। व्यापकता, बजट व्यापक होना चाहिए। बजट चूंकि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पूरे देश के हर सेक्टर को प्रभावित करता है, तो बजट में वो दिखना भी चाहिए कि हर सेक्टर को पे फोकस होना चाहिए। हर सेक्टर, कोई भी सेक्टर अनटच्ड नहीं होना चाहिए। हर क्षेत्र पे कोई योजना अथवा किसी कार्य, सभी को कुछ ना कुछ अलॉटमेंट्स मिलने चाहिए, सभी के बारे में उसमें मेंशन होना चाहिए। कैसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। जब बजट अनाउंस होता है और जब डिटेल में आपके पास आता है, कभी भी पढ़ने को आप पेपर से पढ़ते हैं, मैगजीन से पढ़ते हैं, जो लोग यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटीज होंगे वो अपने जीएस में भी इस समय पढ़ते होंगे इन चीज़ों को, तो उसमें बजट में हर सेक्टर के बारे में बात होती है कि महिला क्षेत्र को कौन कौन सी योजनाएं अलॉट हुई, या पिछली योजनाओं पे कितना अनुदान बढ़ाया गया अथवा घटाया गया, ठीक है, कौन सा नया इनिशिएटिव लिया गया, ठीक है। तो ये क्वालिटी है अच्छे बजट्स की जो हमारे बजट में पाई जाती है। इसके अलावा सत्यता और शुद्धता, देखिए बजट
फिगर्स के रूप में होता है, हमारे पास अंकों के रूप में होता है, डेटाज होते हैं। तो ये सत्य और शुद्ध होने चाहिए। और ये बजट जो वित्त मंत्रालय प्रस्तुत करता है वो हमारे आपके विभाग और विभागाध्यक्षों के माध्यम से जो प्राकलन ऊपर भेजे जाते हैं, ऊपर मतलब अपने उच्चाधिकारियों को, मंत्रालयों को, तो वो सत्य और शुद्ध होने चाहिए। अगर वो सत्य शुद्ध होंगे तभी उनके आधार पर बनाया गया बजट भी सत्य और शुद्ध होगा और हमारी इकोनॉमी का, हमारी फ्यूचर फाइनेंशियल एस्पेक्ट का सही रिप्रेजेंटेशन करेगा। अगर हम गलत डेटा भेज देंगे तो उससे गलत पिक्चर क्रिएट होगी कि नहीं होगी। अगर हम अपने, मैं और एलिब्रेट करता हूँ इस बात को, जैसे प्राप्तियां हैं, हमें एक अंदाजा है कि हमें कुछ कर लगा के, विभिन्न प्रकार के, चाहे लोकल कर हो, चाहे आय कर हो, कॉर्पोरेट टैक्सेस हो, इनको लगा के हमको अंदाजा है कि इतना पैसा मिलना चाहिए, 1000 करोड़, लाख करोड़ का। लेकिन अगर उसका एस्टिमेशन हम गलत लगा लेंगे तो उस हिसाब से अपने खर्चों का अंदाजा भी गलत लगा लेंगे। तो ये पॉइंट्स इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे जो फिगर्स हैं, जो हमारे आंकड़े हैं, वो सत्य होने चाहिए और शुद्ध होने चाहिए। उनका पहले ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर चेक कर लिया गया हो कि ये डाटा सही हो। फिर भी विचलन के लिए संभावनाएं होती हैं, चूंकि वो भविष्य की एक कल्पना होती, भविष्य का प्राकलन होता है, तो इसलिए 10% का विचलन उसमें एक्सेप्ट किया जाता है। कल आपने सही कोई बता रहा था, 10% गवर्नमेंट में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। अब प्राइवेट सेक्टर्स भी अपना बजट बनाते हैं, वो अपना जो भी रखें स्टैंडर्ड्स। प्राइवेट सेक्टर से मेरा मतलब है निजी क्षेत्र कंपनियां भी अपना एक प्रोजेक्शन करती हैं। वो हमें आपको बुक्स में पता नहीं चलता है, इस तरह उसका टीवी पे कोई प्रसारण नहीं होता है, पर वो भी अपना फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करते समय इस चीज़ को ध्यान रखती हैं। बजट की एक सबसे खास क्वालिटी, जो महत्वपूर्ण क्वालिटी थी, कल बताई थी, अगर कोई मौजूद हो तो बताएगा, सबसे आखिरी में बताई थी, गोपनीयता। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान से सुना था इसको। गोपनीयता जरूर होनी चाहिए। जब तक बजट प्रस्तुत नहीं होता है विधानमंडल में, वित्त मंत्री भाषण, अपना अभिभाषण देने के बाद जब बजट की अनुदान मांगों को प्रस्तुत करना शुरू करते हैं, तो बजट के बारे में बताते हैं कि हमने इस क्षेत्र को इतने धनराशि अलॉट करी है या इस नई योजना को लॉन्च किया है। उस सबसे पहले, उस प्रसारण से पूर्व किसी को भी बजट के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है, ना ही होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे इकोनॉमी पे थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि लोगों के निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल कल दिया था, जैसे ब्याज दरों से जुड़ा हुआ एक एग्जांपल दिया था कि यदि ब्याज दरें पहले से आपको पता चल जाता है बैंक्स को, यदि कि बढ़ाई या घटाई जाने वाली है, तो उनका उस हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं। या ऐसे ही किसी वस्तु पे कोई कर बढ़ाया या घटाया जाना हो, तो उसके जुड़े हुए व्यापारी या उससे जुड़ी कंपनियां अपना पहले से स्ट्रेटजी बनाने लगते हैं। तो एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए ही इस सिद्धांत का पालन किया जाता है कि हर क्षेत्र की, हर कंपनी को, हर संस्था को, हर व्यक्ति को एक बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, और जब सूचना रिवेल हो तो सबके पास एक समय पे पहुंचे, जिससे सब अपना निर्णय एक बराबर ले सकें। ठीक है कि नहीं? किसी को पहले मिल गई तो किसी को बाद में मिली, तो जिसको पहले सूचना मिली वो ही अपनी स्ट्रेटजी पहले बना लेता है। तो वो चीज़ ना हो, इसके लिए बजट में गोपनीयता बनाए रखी जाती है। जब वो प्रस्तुत होता है तो पूरे सर्वसाधारण के सामने प्रस्तुत होता है, न सिर्फ सदन में, बल्कि उसका लाइव टेलीकास्ट होता है, हम और आप भी देखते हैं इसलिए। ठीक है ना? तो ये सिद्धांत होते हैं एक अच्छे बजट के, जो कल मैंने बताए भी थे, इसी तरह इलोब्रेट किया था, और ये वर्ड्स में ही है, सिंपल एक एक वर्ड्स में। फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता होनी चाहिए बजट में। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ में चेंज करने की संभावनाएं होना। तो बजट भी इस तरीके का होना चाहिए जिसमें परिवर्तन की संभावनाएं हों। तो परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि आमूलचूल परिवर्तन, जिसके लिए हमने 10% वाली बात आपको बताई कि कुछ प्राप्तियां और भुगतान जो हमारे होते हैं वो एक प्रोजेक्शन होता है आने वाले वित्तीय वर्ष का, तो इसलिए उसमें कुछ एग्जैक्टली वही हो ऐसा हो जरूरी नहीं है, तो उसमें लोचशीलता हो कि हम उसे एडजस्ट कर सकें। और यही कारण है, आप कभी बजट को देखिएगा, बजट मैनुअल है, आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और कहीं फिजिकली भी मिलता है, कहीं भी लाइब्रेरीज वगैरह में उपलब्ध होता है, और सबसे आसान होता है गूगल करना। गूगल पे अगर जब उसे देखेंगे तो कोई भी बजट प्रस्तुत होगा तो उसमें पिछले वर्ष के, पिछले देखिए 2 वर्ष के आंकड़े होते हैं, 2 वर्ष पूर्व के वास्तविक आंकड़े उसमें मौजूद होते हैं, पिछले वर्ष के बजट अनुमान मौजूद होते हैं, पिछले ही वर्ष के संशोधित पुनरीक्षित अनुमान भी मौजूद होते हैं। ठीक है? और वर्तमान बजट जो प्रस्तुत किया जा रहा है उसके आंकड़े मौजूद होते हैं। ठीक है? यानी ये 4 कॉलम मौजूद होते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है, ये क्योंकि हम फीडबैक देते हैं ना, चेंजेस होते रहते हैं उसमें, और फीडबैक के अनुसार हम अगला बजट डिसाइड करते हैं। तो बजट कोई अचानक एक साल में बनाने वाला या बन जाने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसके लिए ट्रेंड फॉलो होता है, ट्रेंड देखा जाता है, हमारी प्राप्ति भुगतान का ट्रेंड किस तरफ है। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो उस ट्रेंड को और हमारी अर्थव्यवस्था की एक दिशा को भी बताता है। इसमें मल्टीपर्पज चीज़ें हैं, बजट सिर्फ एक कोई एब्सोल्यूट अलग चीज़ नहीं है। पूरा लोक प्रशासन,
वित्त व्यवस्था के ही चारों ओर घूमता है, उसी के माध्यम से ही अपना पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी पड़ रहा है उसको दर्शाता है। तो ये सब एक कंसोलिडेट वे में एक बजट के रूप में ही मौजूद होता है। ठीक है, तो ये व्यवहारिक रूप में जैसे आप लोग मुझे बताया गया था कि आप में से बहुत से लोग पहले से सर्विस में हैं, सर्विंग कैंडिडेट्स हैं, तो आप पहले से भी सर्विस में इन चीज़ों से आमना सामना आपका हो रहा होगा कि हमारे को बजट प्राप्त होता है। तो ये तो बहुत ऊपर की बातें हुई, विधानमंडल में किस तरह प्रस्तुत होता है और पास हो गया, और उसके बाद कहाँ आता है। देखिए, शासन के प्रशासनिक विभागों को और विभागाध्यक्षों को या नियंत्रक अधिकारियों को, ये मैं उसके आगे के स्टेप्स बता रहा हूँ, जब विधानमंडल में चीज़ें पास हो जाती हैं उसके बाद कहाँ जाती हैं, क्योंकि बजट के प्राकलन आपने बॉटम टू टॉप भेजे हैं, सबसे आधारभूत स्तर पे जिस अधिकारी ने अपने आंकड़े ऊपर भेजे हैं वित्त मंत्रालय के पास या वित्त विभाग के पास, उन्होंने बजट पास करके भेज दिया, फिर वापस वो बजट अलॉट होकर आप ही के पास आता है। यानी जैसे आप रेवेन्यू में हैं तो आपके विभागाध्यक्ष जो भी है, राजस्व परिषद है, या मेडिकल में है तो वहाँ पे उनके महानिदेशक स्वास्थ्य, वहाँ पे या जहाँ पे भी उसके वित्त नियंत्रक मौजूद होते हैं, तो उन्हीं के पास वापस बजट को अलॉट करके भेज दिया जाता है कि ये बजट पास हो गया है, इसमें विभिन्न अनुदान मांगों पर चर्चा हो गई है, मतदान हो गया, अनुदान मांग इस रुपए की इतनी पास हुई है और ये इतना कंसोलिडेट अमाउंट आपको प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका आप आने वाले वित्तीय वर्ष में संवितरण करेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अपने जिले स्तर की इकाइयों को या अपनी अधीनस्थ इकाइयों को आप देंगे। तो वो एक बजट लेटर के माध्यम से आपने उन्हें बजट लेटर्स देखे होंगे जब बजट आते होंगे, किसी ने देखे हैं यहाँ पे? जब बजट आता है, बजट का पेपर देखा होगा आपने से किसी ने? हाँ, मोस्टली लोगों ने देखा होगा। जैसे आपकी सुविधा के लिए मैं ले आया था, जैसे इस तरह का ही है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। अब ये कृषि निदेशालय का बजट है, इसमें कुछ मेरी बात पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, एक सिंपल पेपर है ये, इसमें कुछ निर्देश भी लिखे होते हैं कि हम किन सिद्धांतों का पालन करेंगे। या कृषि निदेशालय ने बजट जारी करते समय, एग्जाम्पल से ले रहा हूँ, इसी में आपको कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा। कृषि निदेशालय बजट जारी करते समय अपने अधीनस्थ अधिकारी को साथ में कुछ निर्देश भी देता है कि आप किन किन सिद्धांतों का पालन करेंगे इस बजट को जो मैं आपको दे रहा हूं उसको खारिज करते समय। खारिज मतलब प्रयोग करते समय, डिस्ट्रीब्यूट करते समय या खर्च करते समय। ठीक है, वो सिद्धांत जैसे मैं पढ़ देता हूं केवल। ठीक है, आप केवल सुनिएगा ध्यान से, ये सारी चीजें पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, निश्चिंत रहिए। जो लिखाना होगा मैं बोल दूंगा लिखने के लिए। अब इसमें मुख्य पॉइंट जिन्होंने लिखा हुआ है कि योजना की गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। यानी ये जो बजट जिस योजना के लिए प्रस्तुत किया गया है, आप तक आवाज आ रही है मेरी पीछे तक? ठीक है, आप कैरी ऑन करें क्लास को जी। तो योजना की गाइडलाइंस का पालन किया जाना चाहिए। बजट जिस योजना के लिए जारी किया गया है उस योजना की गाइडलाइन अलग से विभाग को दी गई होती हैं, तो उसमें जो मार्गदर्शी सिद्धांत होते हैं या जो निर्देश दिए गए होते हैं, उन शर्तों, प्रतिबंधों, निर्देशों के अधीन ही इस पैसे को खर्च किया जाना है। ठीक है, तो ये सिद्धांत पहला एक निर्देश इसमें मौजूद होता है। दूसरा, जिस मद के लिए जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसी मद में वो खर्च की जानी है। यानी ऐसा नहीं है कि यदि पैसा दिया गया है आपका वेतन के लिए दिया गया है तो आप उससे कंप्यूटर खरीद लें, नहीं, या कंप्यूटर मद में दिया गया है तो आप उससे वेतन निकाल लें, ऐसा नहीं किया जाना है। इसके अतिरिक्त जो धनराशि आप लोगों को बजट के रूप में प्राप्त होती है, आपको मतलब है आप लोग ड्राइंग डिसबर्सिंग के रूप में काम करेंगे, मैं मान के चलता हूं, तो इसमें आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्गत करना होता है। यानी जो पैसा आपने कंज्यूम कर लिया है, फ्यूचर में हो सकता है उसकी दूसरी किस्त आनी हो या तीसरी किस्त आनी हो या नहीं भी आनी हो सकता है एक मुश्त पैसा आपको प्राप्त हुआ हो, तो उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र, यानी उस पैसे का हमने उपयोग कर लिया है, वो प्रमाण पत्र हमें बजट जारी करने वाले अधिकारी के पास या नियंत्रक अधिकारी के पास भेजना होता है कि ये पैसे का हमने उपयोग किया है, ना कि उसको मिसयूज किया है या अनयूज्ड छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत या शर्तें होती हैं, निर्देश होते हैं जो लिख के आते हैं बजट का कंजम्पशन करने से पहले। यानी गवर्नमेंट का पैसा इतना महत्वपूर्ण है कि ना सिर्फ वहां पे पास हुआ विधानमंडल में, उसके बाद भी पूरे निर्देशों के साथ आता है, जिससे क्या सुनिश्चित हो? यह सुनिश्चित हो कि एक भी रुपए का मिसयूज नहीं होना चाहिए, मितव्ययता से काम होना चाहिए। ठीक है, और यही अगला सिद्धांत भी है इसमें कि मितव्ययता के साथ वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में ही इस पैसे को खर्च किया जाएगा। क्लियर? तो हमारे पूरी विधायिका या कहिए पूरे हमारे लोक प्रशासन में टॉप टू बॉटम
इन सिद्धांतों का पालन किया जाता है कि मितव्ययता पैसे में बनी रहे, और जिस मद के लिए है उस मद का भी औचित्य परीक्षण हो पहले ही, कि इस मद के लिए जो पैसा अलॉट किया जा रहा है इस मद की जरूरत है भी या नहीं है। इसके बारे में हमारी एक बजटिंग अप्रोच थी, कल मैंने बताई थी, कौन बताएगा, याद है किसी को? बजट के प्रकार बताए थे, तो हमने बताया था कि पहले हमारे यहाँ एक इंक्रीमेंटल बजटिंग चलती थी, लेकिन उसे छोड़ करके हम लोगों ने अब एक अप्रोच अपना लिया बजटिंग में, क्या कहते हैं उसको? हाँ, किसी ने बताया, हाँ, ZBB, जीरो बेस बजटिंग बोला जाता है उसको। कल इस पे बात हुई थी काफी। जीरो बेस बजटिंग का मतलब कि हर एक योजना, हर एक क्षेत्र, हर एक कार्य, उसका एक हर साल, हर वर्ष, जैसे मान लिया पिछले वर्ष जो पैसा अलॉट हो गया, वृद्धिमान बजटिंग में होता था कि उसी में कुछ परसेंटेज जोड़ करके और इस साल का ही बजट बना दिया जाता था। ये अप्रोच छोड़ दी गई है। अब हर क्षेत्र जो हर सेक्टर है, हर योजना है, हर कार्य है, उस पर हर साल उसका औचित्य परीक्षण किया जाता है कि इस योजना या इस कार्य के लिए अब पैसे की जरूरत है या नहीं है। यदि नहीं है तो उस अनुदान को बंद कर दिया जाता है, और यदि है और उचित है और फीडबैक अच्छा मिल रहा है तो ही उस पैसे को आगे अलॉट किया जाता है। तो ये जीरो बेस बजटिंग है। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारा पैसा कहीं अनयूज्ड ना रहे या उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, जिसे कहते हैं, हाँ, मतलब अनुकूलतम सदुपयोग किया जा सके, हाँ, उच्चतम सदुपयोग हो सके। ठीक है। अब ये बजट की अगली कॉपीज आप देखेंगे, जैसे बजट निदेशालय, कृषि निदेशालय ने जारी किया, तो अपने इसमें जिलों का लिस्ट लगा होता है, जिलों की, जिन जिन जिलों को ये जारी किया गया है, जिन जिन मदों में जारी किया गया है, उसकी लिस्ट लगी होती है, और कितना रुपया जारी किया गया है वो उसके आगे लिखा होता है। ठीक है। तो हमारे नियंत्रक पदाधिकारियों ने क्या किया, आखिर में हमारे जिलों को जो मुख्य क्रियान्वयन करते हैं उसका वहां पे पैसे को जारी कर दिया और निर्देशों के साथ जारी कर दिया। देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ, देखिए, जो विधिक भाषा होती है उसमें, उसको अगर हम बोलचाल की भाषा में कहीं बताते हैं तो उसका आशय दुराशय बन जाता है, इसलिए जो एग्जैक्ट लैंग्वेज होता है उसका भी पढ़ा जाना जरूरी है। आप लोग से ध्यान से सुनिएगा। देखिए, विभागाध्यक्ष या बजट नियंत्रक अधिकारी शासन द्वारा, हाँ, नोट करना चाहेंगे, नोट कर लीजिए जी। हाँ, कर लेते। ये वाला क्यों नहीं हुआ ना, आ तो रही आवाज आपको ना? ओके, देखिए, आप नोट कर लीजिए, ये एक एक पंक्ति क्या, एक एक लाइन के पॉइंट्स हैं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। शासन के प्रशासनिक विभागों विभागाध्यक्षों आबलिक नियंत्रक अधिकारियों का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक मद में व्यय को, जी, दायित्व है कि वह प्रत्येक मद में व्यय को प्राधिकृत विनियोग के अंतर्गत सीमित रखें। मैं पुनः पढ़ देता हूं। शासन के प्रशासनिक विभागों तथा विभागाध्यक्षों आबलिक नियंत्रित अधिकारियों का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक मद में व्यय को प्राधिकृत विनियोग के अंतर्गत सीमित रखें। इसका आशय यह है कि जितना पैसा या जितना धन अलॉट किया गया है आप वहीं तक सीमित रहेंगे, उससे ज्यादा अलॉटमेंट आप अपने फर्दर या अपने से अधीनस्थ कार्यालयों या इकाइयों को जारी नहीं करेंगे। क्लियर? सिर्फ इतना सा इसका आशय है, और ये आपने नोट किया। दूसरा पॉइंट नोट करिए, वित्त लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी आबलिक वित्त नियंत्रक का परामर्श बजट आवंटन करते समय अनिवार्य रूप से लिया जाना चाहिए। ये बजट मैनुअल में प्रस्तर 91 है। ये जितनी भी चीजें हम आप डिस्कस कर रहे हैं ये बजट मैनुअल का पार्ट है। हमारी पिछली क्लास में जो बजट के विषय में मैंने बताया था वो सब भी बजट मैनुअल में विभिन्न प्रस्तरों के और अध्यायों के रूप में ही दर्ज है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, वित्त नियंत्रक आबलिक लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी का परामर्श अनिवार्य रूप से बजट जारी करते समय लिया जाना चाहिए। ये बजट मैनुअल प्रस्तर 91 में। तीसरा पॉइंट नोट करिए, बजट आवंटन आदेश में
लेखा वर्गीकरण का पूरा विवरण भी दर्ज किया जाना चाहिए या दर्शाया जाना चाहिए। ठीक है। इसके अतिरिक्त विभाग, नोट करिए, विभागाध्यक्ष स्तर पर बजट आवंटन पर नियंत्रण रखने के लिए, विभागाध्यक्ष स्तर पर, जी स्तर, लेवल, स्तर पर बजट आवंटन पर नियंत्रण रखने के लिए वित्त नियंत्रक द्वारा प्रपत्र BM 10, बजट मैनुअल 10, नियंत्रण रखने के लिए वित्त नियंत्रक के द्वारा, जो फाइनेंस कंट्रोलर्स होते हैं, वित्त नियंत्रक द्वारा प्रपत्र BM 10 पर एक बजट नियंत्रण रजिस्टर रखा जाना चाहिए। देखिए BM 10 जो होता है वो एक कंट्रोलिंग रजिस्टर होता है, जो आपके डिपार्टमेंट के फाइनेंस कंट्रोलर होते हैं, जो पूरे यूपी के लिए बजट अलॉटमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं एक तरीके से। तो उनके द्वारा एक कंट्रोलिंग रजिस्टर रखा जाता है कि वो अपनी अधीनस्थ इकाइयों को या जनपदों को कितना पैसा दे रहे हैं उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग या उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी ज़रूरत के मुताबिक। तो ये इसका लेखा जोखा जिस रजिस्टर पे वो रखते हैं उसी को बजट नियंत्रण रजिस्टर कहा जाता है। उसका प्रारूप जो है वो अपने मन से डिसाइड नहीं करा है उन्होंने, ये बजट मैनुअल से कैरी किया गया है। तो बजट मैनुअल में एक यूनिफॉर्म प्रारूप है, एक ऐसा प्रारूप है जो पूरा राज्य जिसको फॉलो करता है, जिससे कि सब हर किसी के जो रिपोर्टिंग तरीका है उसमें अंतर ना हो, एक रूपता बनी रहे। ठीक है। और इसके अलावा एक पॉइंट है जो एक अंडरस्टूड भी है कि जो बजट्स भी जारी किए जाते हैं उन पे फाइनेंस कंट्रोलर अपने सिग्नेचर जरूर करेंगे। बिना फाइनेंस कंट्रोलर के सिग्नेचर के कोई बजट निर्गत नहीं होता है, जो आप इस बजट में भी देख सकते हैं। इस बजट में सबसे नीचे फाइनेंस कंट्रोलर ने एक सिग्नेचर कर रखा है। ठीक है। इसके अलावा फाइनेंस कंट्रोलर के सिग्नेचर जिले में, जनपद में जो इकाइयां होती हैं, कोषागार विशेष रूप से, क्योंकि वो डिसबर्सिंग एजेंसीज होती हैं। आपका जो बिल है, देयक है, बजट है, वो वास्तव में पेमेंट होता है कोषागार में प्रस्तुत किए गए देयकों के माध्यम से। ठीक है, बिलों के माध्यम से आप ये बजट को खर्च करने के लिए एक बिल बनाते हैं, वाउचर्स लगाते हैं और हमारे कोषागार में प्रस्तुत करते हैं, तो कोषागार इसका पालन कर देता है। ठीक है। तो ये कोषागारों में इनके हस्ताक्षर भी प्रेषित किए जाते हैं, जिससे कि ये बजट जब हमें प्राप्त हो तो हम उसकी पुष्टि कर सकें कि ये सही है या नहीं है। हम उनके हस्ताक्षरों का मिलान करते हैं कि जो बजट की कॉपी हमें प्राप्त हुई है ये सही है या गलत तो नहीं है, सत्य है असत्य तो नहीं है। पर ये एक, अब ये व्यवस्था बड़ी ऑटोमेटेड हो गई है। ऑटोमेटेड का मतलब है, अब प्रैक्टिकली क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं कि हम जिस सिस्टम पे काम करते हैं, आप काम करते हैं डीडीओ पोर्टल पे। डीडीओ पोर्टल के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के बिल बनाते हैं, जैसे वेतन बिल हुए, कंटीजेंसी के बिल हुए, या सेवानिवृत्ति देयक है, यात्रा देयक है, रिफंड बिल्स हैं, ये सब आप डीडीओ पोर्टल के माध्यम प्रस्तुत करते हैं। पहले मैनुअल बिल बनता था फॉर्म्स को भर के, अब कंप्यूटर पे आप फिगर्स फीड करते हैं, प्रिंट देते हैं और बिल प्रिंट हो जाता है। इसी तरह बजट्स भी हमें जो अलॉट होता है आपके पास इस फॉर्म में आता है, हमारे पास भी आता है, पर बाद में डाक के माध्यम से ऑनलाइन हमको इसकी एक कॉपी आ जाती है। हम उस ईमेल से आई कॉपी को डाउनलोड करके उसका मिलान करते हैं, और हमारा जो ट्रेजरी सिस्टम है उसको IPAO सिस्टम कहा जाता है, इंटीग्रेटेड पे एंड अकाउंट ऑफिस सिस्टम। उस सिस्टम के थ्रू हम अपना आपके बजट्स को ऑनलाइन एक तरफ खोलते हैं, देखते हैं कि हाँ आपको 10 लाख रुपए का बजट प्राप्त हुआ फॉर एग्जांपल, और आपकी ये कॉपी हम डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से और हम उसमें मिला लेते हैं कि हाँ आपके जनपद हरदोई को इस योजना में 10 लाख रुपए प्राप्त हुए, हमने मैच कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा करने से थोड़ा समय की बचत होती है, यानी जब तक हम बजट की कॉपी हमको मैनुअली प्राप्त हो तो हम उसे एक्सेप्ट करें, तब तक आपका कार्य रुका रहेगा। हो सकता है कार्य इतनी गंभीर प्रकृति का हो कि उसे हमें जल्दी करने की जरूरत हो। तो कंप्यूटर के युग में या सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में हमें चीज़ों को थोड़ा जल्दी भी करना होता है, हमसे अपेक्षा की जाती है, त्वरित करना होता है। तो उसके लिए सरकार ने काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी है। अब बिल्स और बजट्स काफ़ी कम समय में अलॉटमेंट्स मिल कर भी दिए जाते हैं, आपको प्राप्त भी हो जाते हैं और देयकों का पालन भी हो जाता है। जो लोग सीनियर हैं वो महसूस करते होंगे कि पहले थोड़ा सा टाइम, इन कामों में थोड़ा समय ज़्यादा लगता था, अब ये क्विकली हो जाते हैं। अब ये इसके लिए नियत जो समय है उससे भी जल्दी हो जाते हैं, कई बार सेम डे भी हम लोग बिलों का पालन कर देते हैं। आपके वेतन देयकों का पालन, जैसे हम व्यावहारिक रूप से बता रहे हैं, इस जनपद में वेतन देयकों का पालन
कोई बहुत इमरजेंसी होगी किसी प्रकार की, या कोई आपका बिल में त्रुटि हो, तो ही शायद उसे अगले दिन रखा जाए, अदरवाइज सेम डे ही हम लोग उसको पारित कर देते हैं। तो और वो शाम को आरबीआई के द्वारा वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब इस समय आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि आरबीआई कहाँ से आ गया बीच में। पहले सरकार की एजेंसी के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काम करता था, यानी कोषागार जो बिल पारित करता था वो पैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोषागार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्थान पर सरकार की डिसबर्सिंग एजेंसी के रूप में काम करता है। उसके पीछे कुछ कारण थे, वो थोड़े और तकनीकी कारण हैं और लाजमी कारण थे वो। उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से जब ये चीज़ें की जाती थी, मैं प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ कि उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आती थी कि बिल्स जो फेल हो जाते थे। फेल बिल्स का मतलब होता है अगर आपका खाता गलत है। थोड़ा ये विषयत्तर होता जा रहा है, लेकिन समझ लीजिए क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अगर आपका खाता गलत है तो वो पैसा आपके खाते में क्रेडिट ना होकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक सस्पेंस अकाउंट में पड़ा रहता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। और जब उसका डीडी बन के 1 हफ्ते 10 दिन बाद जब भी आता था, तब उसके बाद डिपार्टमेंट के जो भी संबंधित है उस डीडी को वापस ले जाते थे, फिर उस पर आगे की प्रोसेस करते थे जिससे वो सही जगह बुक होता था। ऐसा करने में कई बार 15 दिन 30 दिन भी लग जाते थे, और ऐसे में सरकार की राशि डंप पड़ी रहती थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। उसका कोई सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा था। तो सरकार ने उस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे अपनी निर्भरता को समाप्त करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी एजेंसी के रूप में लिया, और उनके माध्यम से अब जो पैसा फेल होता है तो वो ऑटोमेटिक डीडीओ पोर्टल पे जो आप लोग काम कर रहे होंगे वो डीडीओ के अपने अकाउंट में डीडीओ पोर्टल में वापस आ जाता है फेलियर ट्रांजेक्शन के रूप में। जो लोग बिल बनाते हैं वो चीज़ जानते होंगे, रिटर्न हो जाता है। करेक्ट, रिटर्न बिल आ जाता है, जिसको हम लोग सरकार का एक हेड होता है 8670, उसके माध्यम से पास करते हैं। तो ऐसा करने से सरकार की धनराशि वो एसबीआई के पास डंप नहीं होती है। और इसको ये एक छोटा सा बिंदु सुनने में लग रहा है, लेकिन इसका जब मौद्रिक गणना इसकी की गई थी तो ये काफी इम्पैक्टफुल चीज थी, काफी प्रभाव था, इसे पड़ रहा था, सरकार के पास ही रहा। वैसा करने से वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास होता था, और उसके कुछ और भी आयाम हो सकते थे, इसलिए जी हाँ। तो ऐसा करके हमारी चीजें थोड़ी त्वरित हो गई ना। त्वरित हो गई कि नहीं होगी? हम जिस बात से शुरू किए थे कि क्विकनेस आ गई है, चीजें जल्दी होने लगी हैं। अब आपके पास तुरंत ही पैसा आया, रिटर्न ट्रांजेक्शन, आपने अगले दिन बिल बनाया, कोषागार में पुटअप किया सही बिल, और बिल आपके पैसा आपके खाते में अगले दिन पहुंच गया, जो कि पहले 15 दिन से 30 दिन के बीच में होता था। कई बार कुछ विभागों में चीज पता चलने में भी बहुत समय लग जाता था। उन्हें डीडी उनका वापस आया, वो पता ही करते रह जाते थे, महीने महीने भर हो जाता था। तो सूचना और तकनीकी का प्रयोग वास्तव में हम लोगों के प्रशासन को बहुत ही अच्छा बना दिया है। वर्तमान समय में उसका स्वरूप काफी उन्नत हो गया है। आप ऐसा महसूस करते होंगे अपने दैनिक जीवन में भी। आपके टॉपिक्स जो हैं उसमें एक टॉपिक है, कौन सा? पुनर्विनियोग। अगर हम टॉपिक के थ्रू चलें तो सही रहेगा, आएगा, पुनर्विनियोग भी आएगा क्योंकि पुनर्विनियोग इसके बाद की प्रोसेस है, इसलिए। चलिए, आपने पूछा है तो बता पहले ही देता हूं, आप लोग भी जान लीजिए। एक सवाल है, तो पुनर्विनियोग होता है री एप्रोप्रिएशन ऑफ बजट। जैसे कोई भी बजट जब जारी किया जाता है तो एक अंदाजन, एक प्राकलन होता है ना। ध्यान रखिएगा, हमेशा बजट को एक अनुमानित धनराशि मान के चलिएगा। प्राकलन वो एकदम सही नहीं होती है। तो उस दशा में ये चीज आती है सामने, मैं बताता हूं क्या है। जैसे नियंत्रक अधिकारी, प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी का दायित्व है कि वह अनुदान के अंतर्गत कुल व्यय का बजट की प्रत्येक मद में व्यय को बजट के प्रावधानी धनराशि के अंदर ही सीमित रखे। जो बात अभी बताई थी मैंने, जितनी प्रावधानी धनराशि उसी के अंदर रखे। लेकिन ऐसा होता नहीं है हर बार, कई बार पैसा ज्यादा भी खर्च हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी एक मद से दूसरे मद में धनराशि का अंतरण होना आवश्यक हो जाता है। ऐसे अंतरण को ही पुनर्विनियोग कहा जाता है, जो आपने पूछा था। यानी एक मद से दूसरे मद में धनराशि का अंतरण कर देना। ऐसा कब होता है? एक बार कभी कभी आपने प्रैक्टिकली सोचा, देखा होगा, जब बजट का सरेंडर हम करते हैं, आखिरी में बजट का सरेंडर करते हैं, जब 25 मार्च के पास हमारे पास एक अंतिम डेडलाइन होती है कि पैसा हमें अनयूज पैसा है, वापस कर देना है। तो वो पैसा वास्तव में गवर्नमेंट इसी प्रोसेस को प्रैक्टिकली
प्रयोग करती है कि जिस क्षेत्र से डिमांड आई है, जिस कार्य के लिए डिमांड आई है, वहां पैसे को अलॉट कर देंगे। किस पैसे को? जो आपने समर्पित किया है अपने बिना यूज किए पैसे को। यही होता है रीअप्रोप्रिएशन का मतलब। ठीक है, अब उसे रीअप्रोप्रिएशन बजट के रूप में आप कह दीजिए या रीअप्रोप्रिएशन प्रोसेस कह दीजिए, पुनर्विनियोग। यानी पुनर्विनियोग हिंदी शब्द से भी क्लियर है काफी कुछ, कि एक पैसे का दोबारा कहीं विनियोग कर देना, पुनर्विनियोग कर देना। नहीं, मत से अलग हटके नहीं कर सकते, उसके लिए अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। आप अपने आप नहीं कर सकते, उसके लिए सक्षम स्तर से अनुमति होगी। नहीं, ये शासन का कार्य है, वो निर्णय लेगा जी। हाँ, तो मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि जैसे आपने सरेंडर कर दिया, आपका दायित्व तो पूरा हो गया। देखिए, ये और भी डीप चीज है। अगर उसको ऐसा लग रहा है तो वो दूसरी मद में भी कर सकता है। ये शासन ने, भाई जिसने बजट डिसाइड करना है ना। पैसे, देखिए एक सिद्धांत हमेशा काम करता है, पैसे का या किसी भी चीज़ का अनुकूलतम उपयोग सबसे जो बेस्ट यूज़ होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए अगर डिमांड किसी अन्य मद में है तो ये निर्णय लिया जा सकता है। क्या सिर्फ किसी पैसे को हम इसलिए लैप्स हो जाने देंगे कि ये उस मद में नहीं जारी किया जा सकता? ऐसा तो नहीं है। तो मुझे लगता है ये निर्णय करने का उनके पास अधिकार है और ऐसा करते भी हैं। उसी वित्तीय वर्ष में देखिए, वो अभी बताया था ना, बजट का एक टाइम की एक निश्चित अवधि के लिए, निश्चित अवधि वाले सिद्धांत में ये भी सन्निहित है, ये भी एक तरीके से उसी में अंडरस्टूड है कि एक नियत काल के लिए अगर बजट बना है तो वो जो पैसा अलॉट हो रहा है, जो धन आवंटित हो रहा है, वो भी उस निश्चित समय में ही खर्च किया जाना चाहिए। यानी 31 मार्च को वो धनराशि अगर प्रयोग नहीं की, वो लैप्स हो जाएगी। वो लैप्स इसी सिद्धांत के तहत होती है, वो लैप्स इसी सिद्धांत के फॉलोअप में होती है। तो एक निश्चित समय अवधि के लिए ये चीज होगी और पैसा 31 मार्च को लैप्स हो जाएगा। और इसीलिए प्राकलन करते समय या प्राकलन अधिकारी इस चीज का ख्याल रखते हैं, एस्टिमेट्स भेजते समय। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है भी, आने वाले जो मैं भी पढ़ाने जा रहा था इसमें, कि वो एस्टिमेशन सही होने चाहिए। अगर आपने अपने एस्टिमेशंस गलत भेजे हैं, अपनी ज़रूरत, मतलब सरल भाषा में कहें कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मांग लिया है गवर्नमेंट से, और बाद में आप उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो समय रहते या तो 25 तारीख तक उसको वापस कर दें, और अगर नहीं कर पाते तो पैसा लैप्स हो जाता है। उस दशा में आपकी जिम्मेदारी फिक्स होती है, लायबिलिटी जो संबंधित अधिकारी, कर्मचारी या संबंधित इकाई की लायबिलिटी फिक्स की जाती है, जिम्मेदारी फिक्स की जाती है, उस पर कोई आगे कार्रवाई भी की जा सकती है। और इसमें इस बात को भी देखा जाता है कि वो पैसा आप वापस क्यों कर रहे हैं। मान लिया 25 तारीख को भी आपने कर दिया, ठीक है, लेकिन 25 तारीख को भी वो पैसा आपको किन दशाओं में वापस करना पड़ा? आपने तो एस्टिमेट्स भेजे थे ना, क्यों वो पैसे नहीं खर्च हो पाए? आपने कैसा प्राकलन किया था? तो इस पे भी एक पूरी व्याख्यात्मक टिप्पणी लग के जाती है साथ में, ये पैसा क्यों वापस किया जा रहा है 25 तारीख को अगर ऐसा करते हैं। यद्यपि व्यवहारिक रूप में ऐसी स्थितियां कम आती हैं, पैसा ऑलमोस्ट सारा एक्सपेंस हो जाता है, आप लोगों को फर्दर बजट भी डिमांड करना पड़ जाता है मध्य, उसमें ये चीज़ देखी गई है। जी जी, नहीं, बिल बनाना अनिवार्य नहीं है, पर यह बिल और बिल की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। आप अगर इसमें आगे कुछ थोड़ा और स्पेसिफिक पूछें तो मैं बताऊं क्या आप जानना चाहते हैं। किसी भी मत के लिए नहीं, जैसे मैं ही बता देता हूँ आपको। जैसे बिल, आपने वेतन बिल बनाया, आप डीडीओ पोर्टल की बात कर रहे होंगे, डीडीओ पोर्टल पे ही उत्तर प्रदेश में बिल बन रहे हैं। डीडीओ पोर्टल के अलावा हमारे पास एक व्यवस्था और है भुगतान की, क्या है आप लोग जानते होंगे, एक सुना होगा बट आपने, पीएफएमएस जो चल रहा है बहुत से संस्थानों में, और काफी कुछ कोषागार के हिस्से का कार्य उसके पास जा भी चुका है, ठीक है। तो पीएफएमएस एक अलग व्यवस्था है। बाकी राज्य के जो पेमेंट्स होते हैं वो अभी आईपीओ सिस्टम से होते हैं। आईपीओ सिस्टम जो मेरा मतलब कोषागार का सिस्टम है, मेरा सिस्टम है, मेरा इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि मैं कोषागार से बिलोंग करता हूँ, इसलिए कभी कभी मैं मेरा बोल दूंगा तो आप समझ जाइएगा कोषागार के लिए कह रहे हैं। और दूसरा जो आपको उसी का एक दूसरा पक्ष दिया गया वो है डीडीओ पोर्टल। तो डीडीओ पोर्टल पर जब आप वेतन बिल बनाने गए सपोज, तो वेतन बिल में सारी सूचनाएं मौजूद होती हैं। आपका बिल जब प्रिंट होता है हम उसको देखते हैं, उसमें सारी सूचनाएं मौजूद होती है, तो आपको मैनुअल बिल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ बिल होते हैं जर्नल बिल, जिसपे आप जीपीएफ का बिल, आप लोगों ने कभी जीपीएफ के, आप लोग एम्प्लॉई हैं, कभी कभी किसी ने आहरण किया होगा या सेवानिवृत्ति के दौरान भी जीपीएफ का बिल बनाया होगा। जीपीएफ सामान्य भविष्य निधि के बिल की बात कर रहा हूँ। उस बिल को बनाते हैं जब आप, तो उस पर जब वो प्रिंट होके आता है, आप देखिएगा ध्यान से, उस पर ग्रांट की जगह पीएससी लिखा रहता है, पीएससी लिखा रहता है। तो जब कोषागार फीडिंग करता है
हमारे सॉफ्टवेयर में वहां पे इस तरह की व्यवस्था है कि हमें कनेक्टिंग ग्रांट भी लिखनी पड़ती है। कनेक्टिंग ग्रांट मतलब वो अनुदान जिससे आपका मूल विभाग को जो अनुदान आवंटित है, वो अनुदान संख्या हमको चूंकि आपके प्रिंटेड बिल में नहीं होती है, तो या तो आप उस बिल का एक व्यवहारिक तरीका यह है कि उस व्हाइट बिल पे आप उसकी मुहर लगाएं, अपने हेड की अनुदान संख्या और कनेक्टिंग हेड की मुहर लगाएं और अधिकारी से साइन कराएं, या फिर आप एक मैनुअल बिल साथ में लगा दें। जो आपने पूछा सवाल आपका इसीलिए आया होगा कि कई जगहों पे लगवाया जाता है, ठीक है। नहीं देखिए हम जो मैं जी नहीं होनी चाहिए, तो मैंने आपको और जाके उसका कारण बताया ना कि आपको सैलरी बिल में कोई मैनुअल बिल नहीं लगवाता होगा। मतलब हमारे जिले में जो प्रैक्टिस फॉलो होती है वहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं उसी के आधार बना के अपनी बात कह रहा हूँ। अब अन्य जनपदों को चूंकि मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकता कहीं लगवाया जाता हो सकता है, पर उसके पीछे आधारभूत कारण यही है कि सैलरी बिल में कोई ज़रूरत नहीं है मैनुअल बिल लगाने की। वो सारी सूचनाएं अपने आप में सहेजे होता है, समेटे होता है, जो हमें बिल को पारित करने के लिए या आपका भुगतान छोड़ने के लिए चाहिए, वही सारी सूचनाएं उसमें होती हैं। लेकिन जैसे जीपीएफ का बिल का एग्जाम्पल मैंने दिया, वहाँ पे वो सूचनाएं नहीं होती हैं, तो इसके लिए या तो सॉफ्टवेयर में सुधार किया जाए, जिसके लिए हम लोग फीडबैक्स देते रहते हैं। टाइम टू टाइम शासन हमसे पूछता है कि हम आपके सॉफ्टवेयर को कैसे इंप्रूव करें, तो हम ये चीज़ लिख के देते हैं कि हमारे यहाँ पे ग्रांट और कनेक्टिंग हेड का ऑप्शन भी यदि डीडीओ पोर्टल में दे दिया जाए, तो वहाँ पे जब उसको वो फीड करेंगे तो बिल की प्रिंटिंग में रेप्लिकेट होगा, दिखेगा, और हमें मैनुअल बिल नहीं लगवाना पड़ेगा। और जब तक ये सुधार नहीं हो रहा है तब तक आप लोग मैनुअल बिल लगा दें, तो उसमें कनेक्टिंग हेड और ग्रांट लिखा होता है, या फिर आप उसकी एक मुहर बनवा लीजिए उस कनेक्टिंग हेड और ग्रांट को उस वाइट प्लेस पर लिख करके और साइन करा लीजिए डीडीओ से। तो ऐसा करके हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब मेरा जनपद उसे एक्सेप्ट फिलहाल कर लेता है। और सारे कुछ चीज़ों का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि सही पैसा सही व्यक्ति को ही दिया जाए। सारी वित्त व्यवस्था का या सारे ट्रांजेक्शन्स का सार यही है कि सही पैसे का पेमेंट हो और सही व्यक्ति को हो, इस चीज को हर आदमी अश्योर करे। बस कभी भी किसी भी सही व्यक्ति को गलत पैसा नहीं होना है, गलत व्यक्ति को तो कोई पैसा देना ही नहीं है, ठीक है। तो सही व्यक्ति को सही पैसा मिले, सारी चीजें इसीलिए कराई जाती हैं। बाकी मैनुअल बिल लगवाने का कोई इंटेंशन नहीं होता है, उससे किसी को कोई लाभ मुझे तो नहीं लगता है, ठीक। केवल पेपर वर्क बढ़ जाता है, और कोषागारों के माध्यम से जो एजी को हमारा मासिक लेखा प्रेषित किया जाता है उसमें केवल वृद्धि हो जाती है, उसमें कागजों की संख्या ही बढ़ जाती है, और कुछ विशेष बात नहीं। देखिए आपके जो सिलेबस है उसमें अनुदान मांग और अनुपूरक मांग जैसे शब्दों का प्रयोग है। तो जैसे अनुदान मांग क्या होती है इसको आप एक बार लिख लीजिए, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में भी पूछा जाए तो आप 4-5 पंक्तियों में इस चीज को लिख सकें। नहीं तो इतना सारी चर्चा को आप जाएंगे और शाम को हो सकता भूल जाए कि अरे क्या पढ़ा है आज हम लोगों ने। अनुदान मांग क्या होती है, लिख लीजिए अनुदान मांग, डैश लगा लीजिएगा, जैसे डैश लगा के लिख लीजिए, राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय को छोड़कर शेष व्यय, भारित व्यय चार्ज्ड। देखिए कल की क्लास में भारित और व्यय उस पर बात हो चुकी है, अगर कहें तो मैं जी भारित मैं बता देता हूं, शायद सवाल हो किसी का। भारित और मतदेय किसी को क्लियर करना हो मैं बताऊं, आप भारित और मतदेय आपको पता है ना, बता देता हूं एक लाइन में कि भारित मतदेय वो होती हैं जो कि हमारे बजट में जो चार्ज होती हैं। चार्ज मतलब जिसपे मतदान नहीं होता, सामान्य बहस होती है विधानमंडल में, उस पर वोट डाल करके उसको कम या परिवर्तन उसमें नहीं किया जा सकता, वो होते हैं भारित, ठीक है। और चार्ज वो हाँ ठीक है, ठीक। इसमें मुख्य रूप से कौन से शामिल होते हैं, किसके वेतन, राष्ट्रपति, जैसे केंद्र के मामले में राष्ट्रपति हो गए, यदि हम राज्य की बात करें तो राज्यपाल है, विधानमंडल के, हाँ विधानमंडल में दोनों आ गए, आपके दोनों सदन आ गए, दोनों सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनके वेतन हुए, हमारे हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है इनके वेतन भत्ते पेंशन हो गए, ये सब हमारे होते हैं चार्ज्ड, ठीक है। चार्ज्ड मतलब भारित, और वोटेड होते हैं इसके अगेंस्ट, यानी इसको छोड़ के जो भी है वो सब वोटेड है, उनपे बजट प्रस्तुतिकरण के समय इस पे सामान्य चर्चा हुई है, बहस हुई है, ठीक है, और उसके बाद उस पर वोट भी पड़ा है, तब जाके वो पास हुई है, ठीक है। तो ये मुख्य अंतर होता है इसमें। तो हम अनुदान की मांग से तात्पर्य है राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय को छोड़कर शेष व्यय। यदि एक लाइन में कोई पूछे और आपको उत्तर देना हो तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे,
राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय को छोड़कर शेष व्यय, जिसे राज्य की समेकित निधि से वहन किया जाना है। अनुदान की मांग प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग सामान्यतः संबंधित विभागीय मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है। यही अनुदान मांग जब प्रस्तुत होती है तो इस पर चर्चा होती है ना, जब बहस होती है, चर्चा होती है, इसके खिलाफ कटौती प्रस्ताव भी लाए जाते हैं। कल 3 कटौती प्रस्ताव भी मैंने आपको बताए थे, इकोनॉमिक कटौती, प्रतीकात्मक कटौती, है ना, ये कटौती प्रस्ताव भी लाए हैं जी। ये बिल्कुल केंद्रीय बजट में, चूंकि हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य के कार्मिक हैं तो मैं चीजें उसी संदर्भ में बोल जा रहा हूँ आपको, और उसी संदर्भ में समझना ज्यादा व्यवहारिक भी है। ठीक है, फिलहाल कॉन्सेप्चुअली पूरा का पूरा प्रोसेस सेम अडॉप्टेड है, वहां से केंद्र के प्रोसेस को ही उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भी फॉलो अप किया जाता है। उसके आगे लिख लीजिए, सामान्यतः एक विभाग के लिए एक अनुदान संख्या होती है। हाँ, सामान्यतः एक विभाग के लिए एक अनुदान संख्या होती है और उस अनुदान संख्या के अंतर्गत उस विभाग के सभी कार्यक्रमों, योजनाओं का बजट सम्मिलित होता है जो अलग अलग लेखा शीर्षकों में प्रदर्शित किया जाता है। लेखा शीर्ष मतलब हेड ऑफ अकाउंट्स। अभी मैं आपको बताऊंगा हेड ऑफ अकाउंट्स क्या है बोर्ड पे। इसमें आप आगे लिख लीजिए, विधानसभा को अनुदान की किसी मांग को स्वीकार करने, अस्वीकार करने या अथवा उसमें कोई कटौती करने का अधिकार होता है। भारित व्यय अनुदान की मांग के रूप में विधानसभा के समक्ष मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता। अतः भारित व्यय के संबंध में विधानसभा को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुदान की मांग के विषय में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, जिसमें 4 से 5 बिंदु समाहित किए गए हैं। देखिए, एक टॉपिक शब्द इसमें आपके करिकुलम में या आपके सिलेबस में जो डिसाइड किया गया है, एक वर्ड और है अनुपूरक मांग। इसको इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री डिमांड्स। यदि बजट में प्रावधानित धनराशि आवश्यकता को देखते हुए अपर्याप्त पाई जाती है अथवा किसी ऐसी नई योजना पर वित्तीय वर्ष के दौरान ही व्यय करना आवश्यक प्रतीत होता है जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं किया गया है, तो विधानमंडल के समक्ष अनुपूरक मांग प्रस्तुत करके अतिरिक्त बजट का प्रावधान कराया जाता है। अनुपूरक मांग के माध्यम से विधानमंडल द्वारा स्वीकृत अनुदान को अनुपूरक अनुदान कहते हैं। सप्लीमेंट्री ग्रांट यानी अनुपूरक मांग जो था वो सप्लीमेंट्री डिमांड है, और उसके सापेक्ष विधानमंडल द्वारा जब उसको प्रावधान प्राधिकृत कर दिया जाता है तो सप्लीमेंट्री ग्रांट बन जाता है। ठीक है, ये व्याख्या कहाँ दी है, अगर इसका सोर्स आपको देखना है या ये कहाँ पे अंकित है तो आप नोट कर लीजिए। ये संविधान का अनुच्छेद 205 है, संविधान का अनुच्छेद 205 और बजट मैनुअल का प्रस्तर 135। तो जो मैंने अभी आपको लिखाया, मेरे ख्याल से इसमें कुछ व्याख्या की आवश्यकता आपको लगती है। सिंपल वर्ड्स में ये चीज लिखी हुई है, जो आप को लिखने को जब एग्जाम में आएगी तो आप इन्हीं शब्दों में से लिख सकते हैं कि कोई ऐसी एक्सपेंसेस आ गया जिसके लिए बजट में अलॉटमेंट नहीं किया गया था, उसको किया जाना जरूरी है, कोई ऐसा खर्च है तो उसके लिए अनुपूरक अनुदान स्वीकृत करती है गवर्नमेंट। अनुपूरक मांग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, यानी जो डिमांड प्रस्तुत की गई वो अनुपूरक मांग हो गई और उसके बदले जो अनुदान प्राप्त हुआ या प्राधिकृत कर दिया गया वो हो गया अनुपूरक अनुदान हो गया।